नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज़। तो आधुनिक भारत के इतिहास की ये सीरीज़ दोस्तों, इसके अंदर पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। उस चैप्टर का नाम है उत्तर मुगल काल। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी प्रकार में बहुत सारे वीडियो, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सभी वीडियो, सारे चैप्टर्स के वीडियो मैं आपके लिए इसमें लेके आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं, जो कि है उत्तर मुगल काल। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम उत्तर मुगल काल पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये प्रश्न आता है दोस्तों कि हम मुगल काल किसे कहते हैं और उत्तर मुगल काल किसे कहते हैं। तो बाबर से लेके दोस्तों औरंगजेब का जो समय है, बाबर से लेके औरंगजेब का जो समय है उसे मुगल काल कहा जाता है और जिन शासकों ने इस काल में शासन किया उन्हें मुगल शासक कहा जाता है। मुगल काल में कुल 6 शासक हुए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो मुगल काल के अंदर दोस्तों कुल 6 शासक हुए हैं। उसके बाद उत्तर मुगल काल, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी अंतिम मुगल शासक तक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से अंतिम मुगल शासक तक का जो काल है दोस्तों उसे उत्तर मुगल काल कहा जाता है और जिन शासकों ने इस काल में शासन किया उसे उत्तर मुगल शासक कहा जाता है। उत्तर मुगल काल में कुल 11 शासक हुए हैं। तो अगर दोस्तों हमसे ये पूछा जाए कि मुगल कालीन टोटल शासक कितने हुए जिन्होंने भारत में शासन किया, तो 6 तो मुगल काल के शासक और 11 उत्तर मुगल शासक। तो दोस्तों टोटल 17 शासक हुए हैं, टोटल 17 मुगल शासक हुए हैं जिन्होंने भारत में शासन किया। तो दोस्तों जो हमारा ये चैप्टर है, ये चैप्टर संबंधित है उत्तर मुगल काल से। तो आधुनिक भारत के इतिहास की जो शुरुआत होती है वो उत्तर मुगल काल से होती है। और मुगल काल का जो यह है, इनके बारे में जो डिटेल से हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। तो दोस्तों पहले हम अपना आधुनिक भारत का इतिहास है, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें आधुनिक भारत के इतिहास का जो टॉपिक है हमारा उसे पूरा करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट होता है दोस्तों, उसके बाद मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेके आऊंगा। तो उसके अंदर हम इन 6 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर मुगल कालीय शासक। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो 11 शासक हुए हैं हम उनके नाम नोट कर लेते हैं और इन 11 शासकों का जो पीरियड है, शासन का जो इनका पीरियड है उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद एक एक शासक के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो शासक है दोस्तों वो है बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद जो सबसे पहला शासक हुआ दोस्तों वो हुआ बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का जो समय है दोस्तों वो है 1707 से 1712 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम का जो समय है वो है 1707 से 1712 ईस्वी। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद जो शासक बना दोस्तों वो है जहांदार शाह। इसका जो समय है वो है 1712 से 1713 ईस्वी। इसके बाद जो शासक बना दोस्तों वो है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का जो शासन काल है वो है 1713 से 1719 ईस्वी। फर्रुखसियर के बाद जो शासन में आया रफीउद्दर्जात 1719 ईस्वी। ये कुछ महीनों के लिए ही था 1719 ईस्वी में। रफीउद्दौला, इसका भी समय है 1719 ईस्वी। उसके बाद बना मुहम्मद शाह, या इसको मोहम्मद शाह भी कहते हैं। इसका जो समय है दोस्तों वो है 1719 से 1748 ईस्वी। इसके बाद जो शासक बना वो है अहमद शाह। अहमद शाह का जो समय है वो है 1748 से 1754 ईस्वी। इसके बाद दोस्तों जो शासक बना वो है आलमगीर द्वितीय। इसका जो शासन का पीरियड है दोस्तों, शासन का जो समय है वो है 1754 से 1759 ईस्वी। इसके बाद जो शासक बना शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। और फिर उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, जिसको अपन बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो समय है वो है 1837 से 1857 और 62। यहाँ दोस्तों मैंने 2 सन लिखे हैं, 1857 भी लिखा है और 1862 भी लिखा है। तो जब हम बहादुर शाह सेकंड को पढ़ रहे होंगे या बहादुर शाह जफर के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे डिटेल से, तो उस समय मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किसी किसी किताब के अंदर ये 1857 लिखा हुआ मिलता है और किसी किसी किताब के अंदर ये 1862 लिखा हुआ मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों अब हम एक एक शासक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इस शासक के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी है,
शासक के समय का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई युद्ध हुआ है तो वो कौन सा है, कोई संधि हुई है तो वो कौन सी है। तो अपन सबसे पहले अब एक एक शासक के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो दोस्तों अपना सबसे पहला जो शासक आता है वो आता है बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी। तो बहादुर शाह प्रथम के समय अपने को जो जो बातें ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो मैंने पॉइंटों में आपके लिए बहुत ही अच्छा 2-3 किताबों के अंदर से के सहयोग से मतलब मैंने ये चीजें आपके लिए तैयार की हैं। एक बार अगर आप मेरे ये नोट्स पढ़ लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद शायद मुझे लगता है दोस्तों कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप संबंधित चैप्टर, जैसे आज हमारा जो चैप्टर है उत्तर मुगल शासक, तो उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो, और शायद आपको इसके बाद कोई बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी दोस्तों ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, या आपको अगर रिवीजन भी करना है दोस्तों तो भी आप मेरे वीडियो का सहारा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों अपन अपना आगे बढ़ते हैं और अपन अपनी वीडियो के बारे में अपन सबसे पहले अपन अपना जो पहला शासक है बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी। दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि बहादुर शाह कौन है। तो दोस्तों बहादुर शाह औरंगजेब का जो सबसे बड़ा बेटा है मुअज्जम, वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी पिक्चर क्लियर हो गई कि औरंगजेब के बाद जो पहला शासक बना उत्तर मुगल काल का, जो पहला शासक है बहादुर शाह प्रथम, वो औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा मुअज्जम है। उसके बाद आता है दोस्तों कि यह शासक कैसे बना। तो दोस्तों औरंगजेब के 5 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान और अकबर। और दोस्तों सत्ता का जो संघर्ष हुआ वो मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच में हुआ। तो प्रश्न यह आता है दोस्तों कि मोहम्मद सुल्तान और अकबर, ये दोनों ने सत्ता के संघर्ष में भाग क्यों नहीं लिया, क्या इन्हें सत्ता का मोह नहीं था। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपन मोहम्मद सुल्तान की। तो मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु 1676 ईस्वी में अकबर के समय में ही औरंगजेब के समय में ही हो जाती है। मोहम्मद सुल्तान की जो मृत्यु है दोस्तों वो 1676 में औरंगजेब के समय में ही हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद इसका एक बेटा बचता है अकबर। तो अकबर को औरंगजेब भेजता है मारवाड़ अभियान में। मारवाड़ के जो शासक है जसवंत सिंह, उसकी मृत्यु होने के बाद मुगल मारवाड़ को अपने अधीन करना चाहते हैं। लेकिन जब मुगल मारवाड़ को अपने अधीन करना चाहते हैं और अकबर को सेना लेकर मारवाड़ अभियान पर भेजते हैं, तो अकबर वहां पर विद्रोह कर देता है और अकबर अपने आप को मुगल सम्राट घोषित कर देता है। ये बात जब पता चलती है औरंगजेब को, तो औरंगजेब दिल्ली से सेना भेजता है कि भाई अकबर को पकड़ के लाओ, उसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया है, मुगल सम्राट घोषित कर दिया है। तो अकबर को जैसे ही पता चलता है कि दिल्ली से सेना आ रही है मुझे पकड़ने के लिए, तो अकबर यहाँ से भाग के सीधा चला जाता है मराठों की शरण में। और मराठों के शरण में, मराठों में संभाजी इसको शरण देते हैं और राजा राम के पीरियड तक ये रहता है मराठों में। उसके बाद फिर मराठों से अकबर भागता भागता ईरान चला जाता है और ईरान जाके वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों अब अपने 3 बच्चे मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इसलिए इन तीनों के बीच में गद्दी को पाने का संघर्ष होता है। तो 1707 में दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, जो मुअज्जम जो होता है, जब औरंगजेब की मृत्यु के समय ये तीनों शासक कहाँ कहाँ पे हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम जो है दोस्तों वो है काबुल का सूबेदार है, आजम जो है वो गुजरात का सूबेदार है, और कामबख्श जो है वो बीजापुर का सूबेदार है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, मुअज्जम और आजम के बीच में एक युद्ध लड़ते हैं जिसे अपन जाजऊ का युद्ध कहते हैं। 18 जून 1707 में 18 जून 1707 में आगरा के निकट जाजऊ नामक स्थान पर मुअज्जम और आजम के बीच में जाजऊ का युद्ध होता है। इसके अंदर मुअज्जम की विजय हो जाती है और मुअज्जम आजम की हत्या कर देता है। इस युद्ध के बाद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। जाजऊ के युद्ध के बाद मुअज्जम, ध्यान से सुनना दोस्तों, जाजऊ के युद्ध के बाद जिसमें मुअज्जम की विजय होती है और आजम की हार होती है और आजम की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो मुअज्जम होता है वो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ में, अगर दोस्तों ये पूछा जाए कि बहादुर शाह प्रथम नाम है या उपाधि, तो बहादुर शाह प्रथम एक उपाधि है जो मुअज्जम ने धारण की थी और उस उपाधि के साथ ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसके बाद बीजापुर का युद्ध होता है मुअज्जम और कामबख्श के बीच में। जनवरी 1709 में हैदराबाद के निकट बीजापुर का युद्ध होता है मुअज्जम और कामबख्श के बीच में। इसके अंदर मुअज्जम कामबख्श को पराजित कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों ये पिक्चर पूरी आपकी क्लियर हो जाती है कि मुअज्जम किस प्रकार से शासक बनता है।
इसके बाद दोस्तों जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है दोस्तों, वो आता है कि बहादुर शाह प्रथम कितने वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों ये कभी-कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम दोस्तों 63 वर्ष की आयु होने पर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद दोस्तों ये पूछा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम के उपनाम क्या-क्या हैं। तो बहादुर शाह प्रथम को दोस्तों शाह आलम प्रथम और शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम के दो उपनाम हैं, शाह आलम प्रथम और शाह ए बेखबर के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर आता है दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम ने अपनी वजीर किसको बनाया? वजीर दोस्तों मुनीम खान को बनाया, वकील ए मुतलब औरंगजेब के वजीर असद खान को बनाया और इसने मीर बख्शी जो है वो जुल्फिकार को बनाया। जो मीर बख्शी होता है ये होता है सेना का प्रमुख। दोस्तों मीर बख्शी कौन है? मीर बख्शी होता है सेना का प्रमुख। सेना का प्रमुख, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आता है कि और बहादुर शाह प्रथम के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं ना दोस्तों, वो ये पूछे जाते हैं कि इसने कौन सी नीति का प्रयोग किया। इसने राजपूतों के प्रति कौन सी नीति अपनाई, इसने बुंदेलों के प्रति कौन सी नीति अपनाई, इसने जाटों के प्रति कौन सी नीति अपनाई, इसने सिखों के प्रति कौन सी नीति अपनाई, मराठों के प्रति कौन सी नीति अपनाई। ये सबसे ज्यादा प्रश्न जो बहादुर शाह प्रथम के से अपने निकल के आते हैं और बहुत कंफ्यूज भी करते हैं ये प्रश्न। तो शासन चलाने के लिए दोस्तों इसने जिस नीति का प्रयोग किया शासन चलाने के लिए, अब आप दोस्तों इसको एक सामान्य विचार से भी आप देख सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम की आयु 63 वर्ष की है। जब ये गद्दी संभाल रहा है तो इसकी आयु 63 वर्ष की। अब 63 वर्ष की उम्र में ये बहुत ज्यादा सत्ता प्राप्ति की कोशिश तो करेगा नहीं। तो बहादुर शाह प्रथम ने ना तो सत्ता प्राप्ति की कोशिश की और अपनी सत्ता को बचाने में इसने पूरा ध्यान लगाया। तो शासन चलाने के लिए बहादुर शाह प्रथम ने शांति प्रियता की नीति अपनाई। तो शासन चलाने के लिए बहादुर, अगर ये पूछा जाता है प्रश्न कि शासन चलाने के लिए बहादुर शाह प्रथम ने कौन सी नीति का प्रयोग किया, तो शासन चलाने के लिए बहादुर शाह प्रथम ने शांति प्रियता की नीति अपनाई। उसके बाद दूसरा प्रश्न कभी-कभी ये पूछा जाता है दोस्तों कि राजपूतों के प्रति बहादुर शाह प्रथम ने कौन सी नीति अपनाई। तो राजपूतों के प्रति बहादुर शाह प्रथम ने दोस्तों मेल मिलाप की नीति अपनाई। राजपूतों के प्रति, अब इसमें से कुछ घटना है दोस्तों जो हमें याद रखनी है कि आमेर की गद्दी पर से जयसिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को इसने बैठाने की कोशिश करी। इसने जयसिंह को आमेर का राज्य वापस कर दिया, लेकिन आमेर जयसिंह के पास में आमेर के राज्य के साथ साथ मालवा की सूबेदारी भी थी। लेकिन बहादुर शाह प्रथम ने जयसिंह को आमेर का राज्य तो वापस कर दिया, लेकिन मालवा की सूबेदारी वापस नहीं की। इसी तरह इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को भी मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और अजीत सिंह को भी इसने मारवाड़ का राज्य वापस कर दिया और अजीत सिंह के पास मारवाड़ के राज्य के साथ साथ में गुजरात की सूबेदारी थी। लेकिन इसने अजीत सिंह को मारवाड़ का राज्य तो वापस कर दिया, लेकिन गुजरात की सूबेदारी वापस नहीं की। तो अगर राजपूतों के प्रति पूछता है तो राजपूतों के प्रति इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों याद रखने की यहाँ पे वो ये है कि जयसिंह को इसने मालवा की सूबेदारी वापस नहीं की और अजीत सिंह को इसने गुजरात की सूबेदारी वापस नहीं की। ये दोनों चीजें यहाँ पे अपने को याद रखनी है। फिर दोस्तों अपने पास आता है मराठों के प्रति कौन सी नीति अपनाई। तो मराठों के प्रति इसने ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति अपनाई। मराठों के लिए इसने ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति अपनाई। तो इसने जो 1600 शिवाजी का जो पौत्र है शाहू, शिवाजी का जो पौत्र साहू है वो 1689 से मुगलों की कैद में था। इसने उसे रिहा कर दिया और महाराष्ट्र जाने की अनुमति दे दी। शिवाजी के पौत्र शाहू को इसने जो 1689 से मुगलों की कैद में था, इसने उसे रिहा कर दिया और महाराष्ट्र जाने की अनुमति दे दी। चौथ और सरदेशमुखी में से सरदेशमुखी का अधिकार तो दे दिया, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। इस लाइन का क्या मतलब है दोस्तों कि चौथ जो वसूली होती है, अब दो तरह से वसूली करते हैं, चौथ वसूली और सरदेशमुखी वसूली। जो चौथ वसूली होती है वो उपज का 1/4 भाग होती है और जो सरदेशमुखी होती है वो 1/10 भाग होती है। तो इन्होंने मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया, मतलब 1/10 भाग तो वसूलने का अधिकार दे दिया, लेकिन 1/4 भाग वसूलने का अधिकार नहीं दिया। मतलब मराठे ज्यादा सक्षम ना हो पाए, मराठों का राजस्व ज्यादा ना बढ़ पाए, इसके लिए उसने चौथ वसूली का इन्हें अधिकार नहीं दिया। इन्हें केवल उसने सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया। तो यहाँ पे जो चीज याद रखने वाली है दोस्तों, यही वाली चीज याद रखने की है कि मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार तो दे दिया, लेकिन चौथ वसूली का अधिकार नहीं दिया। ये चीज यहाँ पे अपने को मराठों में याद रखनी है। तो उसके बाद दोस्तों आती है सिखों के प्रति नीति। तो सिखों के प्रति बहादुर शाह प्रथम ने पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाई। अगर ये पूछा जाता है कि सिखों के प्रति बहादुर शाह प्रथम ने कौन सी नीति अपनाई,
तो इसका जवाब हम देंगे कि सिखों के प्रति बहादुर शाह प्रथम ने पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाई। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ में इसने मित्रतापूर्ण संधि की और उन्हें अपना मनसबदार बनाया। लेकिन 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होने के बाद इसने सिखों का दमन फिर से स्टार्ट कर दिया। तो इस समय सिखों का जो शिष्य है, गुरु गोविंद सिंह का जो शिष्य है बंदा बहादुर, उसने मुगलों से संघर्ष किया क्योंकि यहाँ पे सिखों का दमन बंद नहीं हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह का जो शिष्य है बंदा बहादुर, इस बंदा बहादुर के बारे में अपन आगे भी पढ़ेंगे कि गुरु गोविंद सिंह का जो शिष्य है बंदा बहादुर, उसने मुगलों से संघर्ष किया और लोहगढ़ का किला जिसे गोविंद सिंह ने बनवाया था उस पर बहादुर शाह का अधिकार था, उसे वापस ले लिया। ठीक है, तो इसने लोहगढ़ का किला वापस ले लिया बंदा बहादुर ने। तो सबसे ज्यादा जो सिखों के प्रति किसने विद्रोह किया था बहादुर शाह प्रथम के समय, मुगलों से किस सिख ने विद्रोह किया था, किस सिख ने संघर्ष किया था? तो यहाँ पे जो अपने को याद रखने वाली बात है वो अपने को बंदा बहादुर का नाम यहाँ पे अपने को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जाटों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? तो बहादुर शाह प्रथम ने जाटों के प्रति मेल मिलाप की नीति अपनाई। जाट सरदार चूड़ामन जाट ने बंदा बहादुर के खिलाफ जो बहादुर शाह प्रथम ने जो अभियान किया था, उस अभियान में चूड़ामन जाट ने मुगलों का साथ दिया था। तो जाटों के प्रति भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। फिर आती है बुंदेलों के प्रति, तो बुंदेलों के प्रति भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। बुंदेला क्षेत्र नेता जो छत्रसाल है उससे इसने मेल मिलाप या दोस्ती कर ली थी। फिर दोस्तों ये पूछा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम के समय प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो बहादुर शाह प्रथम के समय प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी। अगर कारण पूछें तो इसके लिए दो कारण बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट थे। एक तो अंधाधुंध जागीरों का वितरण, जागीरों का जो वितरण है वो बिना योग्यता के आधार पर किया गया, अंधाधुंध जागीरों का वितरण किया गया। और दूसरा अयोग्य व्यक्तियों की पदोन्नति। इन दो चीजों के चलते राजकोष पूरा खाली हो गया और वित्तीय दबाव बढ़ गया और 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहादुर शाह प्रथम के बारे में जो चीजें अपने को याद रखनी है, तो एक तो अपने को सबसे पहले ये याद रखनी है कि बहादुर शाह प्रथम कौन है, बहादुर शाह प्रथम ने शासन कैसे प्राप्त किया, भिन्न भिन्न जो है मराठों के प्रति, राजपूतों के प्रति बहादुर शाह प्रथम ने कौन सी नीति अपनाई। ठीक है, और प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था बहादुर शाह प्रथम के समय कैसी थी। दोस्तों एक अपना प्रमुख इतिहासकार हुए हैं सर सिडनी ओवन, प्रसिद्ध लेखक हुए हैं सर सिडनी ओवन। उन्होंने ये लाइन जो है बहादुर शाह प्रथम के समय हमें याद रखनी है। बहादुर शाह प्रथम के लिए उन्होंने एक लाइन कही है, वो लाइन यह है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में सर सिडनी लेखक सर सिडनी ओवन ने ये कहा है कि बहादुर शाह प्रथम वो अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में फिर भी कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अब इसके बाद जो किस प्रकार के शासक ने शासन किया है जिससे कि मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये तो हमारा हुआ बहादुर शाह प्रथम। अब हम चलते हैं अपने दूसरे शासक के पास दोस्तों। तो दूसरा जो शासक है हमारा बहादुर शाह प्रथम के बाद जो मुगल शासक बना वो है जहांदार शाह। जहांदार शाह का जो समय है दोस्तों वो है 1712 से 1713 ईस्वी। तो सबसे पहले जो बात आती है जहांदार शाह को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि दरबार में बहादुर शाह प्रथम के समय से ही गुटबंदी चालू हो जाती है, लेकिन ये गुटबंदी अपने फुल फ्लेज में जहांदार शाह के समय एकदम पूरे रूप में आ जाती है। तो दरबार में 3 गुट बन चुके हैं इस समय। पहला गुट है ईरानी गुट, दूसरा गुट है सैयद गुट और तीसरा गुट है तुरानी गुट। जो ईरानी गुट है उसका जो नेता है उसका नाम है जुल्फिकार खान। जो सैयद गुट या हिंदुस्तानी गुट भी इसको कहा जाता है उसका जो नेता है वो है हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। और तुरानी गुट का जो नेता है उसका नाम है चिंकलिज खान। तो दोस्तों ये 3 गुट बन चुके हैं, ईरानी गुट, सैयद गुट और तुरानी गुट। ये हमें याद रखना है क्योंकि आगे आने वाले जो शासक बनेंगे वो शासक अब ये गुट ही बनाएंगे। जिस गुट का प्रभुत्व शासन में ज्यादा होगा या जिस गुट का प्रभुत्व मुगल प्रशासन में ज्यादा होगा वो गुट अपना एक राजा, डमी राजा बना देगा जो केवल डमी होगा और शासन ये लोग करेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि दरबार में गुटबंदी स्टार्ट हो जाती है। 3 गुट बन जाते हैं, ईरानी गुट, सैयद गुट और तुरानी गुट। ईरानी गुट का जो नेता है दोस्तों उसका नाम है जुल्फिकार खान। सैयद गुट या हिंदुस्तानी गुट का जो नेता है वो 2 हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। हुसैन अली जो है वो पटना का गवर्नर है और अब्दुल्ला खान जो है वो इलाहाबाद का गवर्नर है।
इन दोनों को हम सैयद बंधु या किंग मेकर भी कहते हैं। तीसरा जो गुट बनता है दोस्तों वो है तुरानी गुट। इसका नेता चिनकलेज खान है। चिनकलेज खान को ही निजाम हैदराबाद कहा जाता है और चिनकलेज खान का ही दूसरा नाम निजाम उल मुल्क है। इसके बाद बात आती है जहादार शाह कौन है। तो बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, जहादार शाह, अजीमुस्तान, रफीउस्तान और जहान शाह। जहादार शाह, अजीमुस्तान, रफीउस्तान और जहान शाह। तो जहादार शाह कौन है? जहादार शाह बहादुर शाह प्रथम का सबसे बड़ा बेटा जहादार शाह है। उसके बाद आता है ये शासक कैसे बना। तो सबसे पहले जो अभी इस समय सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व में है, मजबूत है, वो है ईरानी गुट। तो जहादार शाह ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान की सहायता से जहादार शाह गद्दी पर बैठता है। राजपूतों के साथ इसके किस प्रकार के संबंध थे। तो राजपूतों के साथ अपने को जो बात याद रखनी है दोस्तों, उसके अंदर यह है कि जब अपन बहादुर शाह प्रथम को पढ़ रहे थे, तो बहादुर शाह प्रथम के समय अपन ने ये बात ध्यान रखी थी कि बहादुर शाह प्रथम ने उसको आमेर का राज्य तो दे दिया था, लेकिन मालवा की सूबेदारी नहीं दी थी। तो जहादार शाह ने जय सिंह को मालवा की सूबेदारी दे दी। और जब हमने बहादुर शाह प्रथम को देखा था तो उसने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मारवाड़ का राज्य तो दे दिया था, लेकिन गुजरात की सूबेदारी नहीं दी थी। तो जहादार शाह ने अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी वापस कर दी। आमेर के राजा जय सिंह को इसने मिर्जा की उपाधि दे दी और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। तो हमें राजपूतों के साथ संबंध में जहादार शाह में हमें 2 बातें याद रखनी है। पहली तो हमें ये बात याद रखनी है कि जय सिंह को इसने मालवा की सूबेदारी दे दी और अजीत सिंह को इसने गुजरात की सूबेदारी वापस कर दी, और आमेर के राजा को इसने मिर्जा की उपाधि दी और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को इसने महाराजा की उपाधि प्रदान की। तो ये चीजें हमें इसमें याद रखनी है कि राजपूतों के साथ। इसी तरह अगर हम मराठों की बात करेंगे तो जैसे पहले जब हम बहादुर शाह प्रथम पढ़े थे तो उसने सरदेशमुखी 1/10 सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार तो दे दिया था, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया था। अब जहादार शाह ने उन्हें सरदेशमुखी के साथ साथ चौथ वसूली का अधिकार भी दे दिया, लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी कि ये चौथ की जो वसूली है, उसकी जो वसूली है वो मुगल अधिकारी करेंगे और मुगल अधिकारी वसूल करने के बाद फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। ठीक है, तो मराठों के साथ अपने को क्या चीज याद रखनी है कि इसने सरदेशमुखी के साथ में चौथ वसूली का अधिकार भी इसने यहाँ पे इनको दे दिया है। इसने अपना वजीर जुल्फिकार खान, क्योंकि उसी की सहायता से ये शासक बना है, तो इसने अपना जो वजीर है वो जुल्फिकार खान को नियुक्त किया। प्रशासनिक व्यवस्था इसके समय भी बहुत अनियंत्रित थी, फिर भी जुल्फिकार ने थोड़ी बहुत प्रशासनिक व्यवस्था नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके समय एक शब्द आपको याद रखना है दोस्तों, वो है इजारा प्रथा। जुल्फिकार खान ने इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया। जुल्फिकार खान ने इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों एक लाइन के प्रश्न में कभी कभी ये पूछा जाता है कि इजारा प्रथा क्या होती है। तो भू राजस्व की जो वसूली होती है उसको ठेके पर दिए जाने की प्रथा को इजारा प्रथा कहते हैं। तो जहादार शाह के समय में जुल्फिकार खान ने इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया था। इजारा प्रथा क्या होती है दोस्तों कि भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की जो प्रथा होती है उसे इजारा प्रथा कहते हैं। एक इतिहास के अंदर दोस्तों जहादार शाह के संबंध में एक महिला का नाम मिलता है, जो हमें याद रखना है कि इस पर जहादार शाह पर लाल कुंवर और किसी किसी किताब में ये लाल कुमारी मिलता है, कि जहादार शाह पर लाल कुंवर या लाल कुमारी नामक महिला का विशेष प्रभाव था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये जहादार शाह। इसके बाद दोस्तों अब हमारा आता है तीसरा शासक। तीसरा शासक जो है दोस्तों वो है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर का जो समय है दोस्तों वो है 1713 से 1719 ईस्वी। तो सबसे पहले ये आती है कि फर्रुख सियर कौन था। तो जब हमने पढ़ा था कि जहादार शाह कौन था, तो जहादार शाह अपना बहादुर शाह प्रथम का सबसे बड़ा बेटा था। उसके 4 बेटे थे, जहादार शाह, रफीउस्तान, अजीमुस्तान और जहान शाह। तो बहादुर शाह प्रथम जो है वो उसका जो बेटा था अजीमुस्तान, उसका पुत्र था। तो फर्रुख सियर, सॉरी जहादार शाह नहीं, गलत बोल दिया मैंने, फर्रुख सियर जो हमारा तीसरा शासक है, जो कि जिसका समय है 1713 से 1719 ईस्वी। तो फर्रुख सियर के बारे में हम ये पहले जानते हैं कि फर्रुख सियर कौन है। तो फर्रुख सियर बहादुर शाह प्रथम का जो पुत्र है अजीमुस्तान, उसका पुत्र है फर्रुख सियर। तो ये शासक कैसे बना। तो फर्रुख सियर जो अपना दूसरा गुट था सैयद गुट, जिसको अपन हिंदुस्तानी गुट भी कहते हैं, उसके सहयोग से अब जो प्रभुत्व आ गया है शासन में, वो आ गया है हिंदुस्तानी गुट का, या जिसका वो अपन सैयद गुट भी कहते हैं। तो ये हिंदुस्तानी गुट या सैयद गुट के जो सैयद बंधु हैं
उनके सहयोग से फर्रुखसियर शासक बना। सैयद बंधुओं ने क्या किया कि जहांदार शाह को सिंहासन से अपदस्थ करके 11 फरवरी 1713 को उसकी हत्या कर दी और फर्रुखसियर को शासन पर बैठा दिया। उसके बाद आते हैं जो सैयद बंधुओं को इसने कौन कौन सा पद दिया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फर्रुखसियर ने जो अब्दुल्ला खान था, अब्दुल्ला खान को इसने वजीर का पद दिया और कुतुबुल मुल्क की उपाधि दी। अब्दुल्ला खान को इसने वजीर का पद दिया और कुतुबुल मुल्क की उपाधि दी और हुसैन अली को इसने मीर बख्शी का पद दिया और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली को हम किंग मेकर भी बोलते हैं। तो सैयद बंधुओं को इसने कौन सा पद दिया और कौन सी उपाधि दी? तो सैयद बंधु के अंदर दो व्यक्ति हैं, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। अब्दुल्ला खान को इसने वजीर का पद दिया और कुतुबुल मुल्क की उपाधि दी, ये हमें याद रखना है। और हुसैन अली को इसने मीर बख्शी का पद दिया और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। मीर बख्शी मैंने पहले बताया था दोस्तों आपको, सेना का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे मीर बख्शी कहा जाता है। और वजीर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो एक तरीके से जिसको अपन बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। तो अब्दुल्ला खान को इसने वजीर का पद दिया और कुतुबुल मुल्क की उपाधि दी और हुसैन अली को इसने मीर बख्शी का पद दिया और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। फर्रुखसियर के समय की एक प्रमुख घटना है दोस्तों कि इसके द्वारा जजिया को समाप्त किया गया। ये चीज भी अपने को याद रखनी है। फर्रुखसियर के समय एक महत्वपूर्ण घटना है कि इसके द्वारा जो जजिया कर लगाया गया था उसे समाप्त किया गया। जो बंदा बहादुर जो सिख नेता था जिसने विद्रोह कर दिया था बहादुर शाह प्रथम के समय, वो फर्रुखसियर के समय में गुरदासपुर में पकड़ा जाता है और इसे 19 जून 1716 को मृत्युदंड दे दिया जाता है। बंदा बहादुर फर्रुखसियर के समय में पकड़ा जाता है और इसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। बंदा बहादुर के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसे दो बातें हमें इसके बारे में याद रखनी है कि बंदा बहादुर जो है उसका वास्तविक नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण दास था और यह एक डोंगरा राजपूत था। बंदा बहादुर के बारे में जो लाइन हमें दो बातें हमें याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में ये चीज पूछ ली जाती है कि बंदा बहादुर का जो वास्तविक नाम है वो लक्ष्मण दास था और यह एक डोंगरा राजपूत था। फर्रुखसियर ने आमेर के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। आमेर के राजा जय सिंह को फर्रुखसियर ने सवाई की उपाधि प्रदान की। मराठों को इसने एक्स्ट्रा दक्कन के 6 प्रांतों का चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। फर्रुखसियर के समय में कंपनी को, ये अपने को याद रखना है दोस्तों कि दस्तक किसे कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया है और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो फर्रुखसियर ने कंपनी को 3000 रुपए के बदले बंगाल में करमुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। एक तरीके से एक सर्टिफिकेट इन्होंने इसको दे दिया था, एक लाइसेंस दे दिया था, एक अधिकार पत्र दे दिया था कि आप केवल 3000 रुपए जमा करिए और पूरे बंगाल के अंदर आप करमुक्त व्यापार करिए। तो इसके काल में कंपनी को 3000 रुपए के बदले में बंगाल में करमुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसे ही दस्तक कहा जाता था। तो दस्तक किसे कहा जाता था? दस्तक एक प्रकार का अधिकार पत्र या एक प्रकार का लाइसेंस था जो कि फर्रुखसियर के द्वारा कंपनी को दिया गया था और जिसके अंतर्गत ये था कि 3000 रुपए के बदले में कंपनी को बंगाल में करमुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके बाद दोस्तों इसके समय में एक दिल्ली की संधि हुई थी 1719 में। जो हुसैन अली है, ये सैयद बंधु के अंदर जो ये हुसैन अली है, ये हुसैन अली है, इसने तत्कालीन मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की थी, जिसके तहत मुगल साम्राज्य में सत्ता के लिए जो संघर्ष हो रहा था उसके अंदर मराठे फर्रुखसियर को सैन्य सहायता देंगे, बदले में उन्हें ढेर सारी रियायतें दी जाएंगी। तो इसके समय की एक घटना है दिल्ली की संधि। दिल्ली की संधि जो हुई थी वो फर्रुखसियर और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुई थी, लेकिन फर्रुखसियर की ओर से ये संधि जो की थी वो हुसैन अली ने की थी। इस संधि के तहत मुगल साम्राज्य में सत्ता के लिए जो संघर्ष हो रहा था उसमें मराठे फर्रुखसियर की सहायता करेंगे और बदले में उन्हें बहुत सारी रियायतें दी जाएंगी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि सैयद बंधुओं का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था शासन में कि फर्रुखसियर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और ये सैयद बंधुओं की हत्या करवाना चाहता था, क्योंकि हर चीज के अंदर सैयद बंधुओं की अनुमति लेनी आवश्यक हो गई थी। सैयद बंधु इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। तो फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की हत्या करने की सोची, लेकिन ये सूचना सैयद बंधुओं को इसके पहले ही पता चल गई कि भाई फर्रुखसियर हमारी हत्या करवाना चाहता है। तो सैयद बंधुओं ने
बालाजी विश्वनाथ की सेना की मदद से 1719 में फर्रुखसियर की ही हत्या करवा दी। सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ की सेना की मदद से 1719 में फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा मुगल शासक खत्म होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा मुगल शासक आता है जिसका नाम है रफीउद्दर्जात। इसका जो समय है दोस्तों 1719, बहुत कम समय के लिए दोस्तों ये शासक रहा है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में अपने को पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। इसके बारे में अपने को जो जो चीज़ें याद रखनी है वो सबसे ये याद रखनी है कि जो टोटल 17 मुगल शासक हुए जो मैंने आपको पहले बताए थे, 6 अपने मुगल शासक मुगल काल वाले शासक और उसके अलावा 11 अपने उत्तर मुगल काल वाले शासक। तो सभी 17 शासकों के अंदर सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो शासक है वो है रफीउद्दर्जात। इसने 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक शासन किया। रफीउद्दर्जात को किसने बैठाया गद्दी पर? जब फर्रुखसियर की हत्या कर दी तो सैयद बंधुओं ने रफीउद्दर्जात को गद्दी पर बैठाया। ये पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी कि रफीउद्दर्जात के समय की सबसे प्रमुख घटना क्या है। तो रफीउद्दर्जात के समय की अपने को ये याद रखना है कि रफीउद्दर्जात के समय की सबसे प्रमुख घटना औरंगजेब के पुत्र अकबर के बेटे निकुसियर का विद्रोह। ये कौन सा अकबर है दोस्तों जो आपको बताया था मैंने, जो ईरान चला गया था भागकर, जिसने अपने आप को मराठा अभियान में मुगल सम्राट घोषित कर दिया था, ये वही अकबर है। इसका बेटा है निकुसियर। निकुसियर ने रफीउद्दर्जात के समय में विद्रोह कर दिया था। तो रफीउद्दर्जात के समय जो बात अपने को याद रखनी है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने को यही याद रखनी है कि रफीउद्दर्जात के समय की सबसे प्रमुख घटना औरंगजेब के बेटे अकबर के पुत्र निकुसियर का विद्रोह, और इसकी मृत्यु क्षय रोग जिसको अपन टीबी भी कहते हैं उससे हो जाती है इसकी, और सबसे कम समय तक इसने शासन किया। और बाकी इसके बारे में अपने को बहुत ज्यादा और कुछ है नहीं दोस्तों इसके बारे में अपने पास। तो इस तरीके से अपना चौथा मुगल शासक दोस्तों कंप्लीट हो जाता है, रफीउद्दर्जात। उसके बाद दोस्तों अपना पांचवा मुगल शासक आता है रफीउद्दौला। इसका भी समय बहुत कम है दोस्तों, 1719 ईस्वी। ये सारे मुगल शासकों के अंदर दूसरा, पहला वाला जो था रफीउद्दर्जात वो सबसे कम था। इसके बाद दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक है रफीउद्दौला। इसने जो शासन किया दोस्तों, इसका जो शासन का पीरियड है वो है 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक। इसके को भी सैयद बंधुओं के द्वारा इसको गद्दी पर बैठाया गया। रफीउद्दौला में जो बात हमें याद रखनी है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और कई बार ये चीज प्रश्न में पूछी गई है कि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि किस मुगल शासक ने ग्रहण की। शाहजहां द्वितीय की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की? तो उसका आंसर है दोस्तों रफीउद्दौला। तो ये चीज हमें याद रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस शासक के अंदर हमें याद रखनी है। एक ही चीज जो हमें याद रखनी है दोस्तों वो ये है कि रफीउद्दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। इसके बाद ये अफीम का आदी था दोस्तों, और इसकी मृत्यु पेचिस नामक बीमारी से हो जाती है। इतना ही रफीउद्दौला के बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों जो अपना छठे नंबर का शासक आता है वो आता है मुहम्मद शाह या मोहम्मद शाह। इसका जो शासन का पीरियड है दोस्तों वो है 1719 से 1748 ईस्वी। तो मुहम्मद शाह या मोहम्मद शाह के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज तो कि मोहम्मद शाह कौन है। तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम का जो सबसे छोटा बेटा था जहांशाह, जो अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहांशाह। तो बहादुर शाह प्रथम जो सबसे छोटा बेटा था जहांशाह, उसका जो पुत्र है रोशन अख्तर, वो मुहम्मद शाह के नाम से मुगल बादशाह बना। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि मोहम्मद शाह कौन है। 1719 से 1748 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। कि बहादुर शाह प्रथम का जो सबसे छोटा बेटा है जहांशाह, उसका बेटा है रोशन अख्तर, वो मुहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या है, या मोहम्मद शाह को किसी और नाम से भी जो दूसरा नाम है उसका, तो वो है रोशन अख्तर। चीज हमें याद रखनी है। तो मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल बादशाह बना। तो दोस्तों एक चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी वो आपको क्लियर हो गई होगी कि मैंने आपको बोला था कि सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी बोला जाता है। तो दोस्तों सैयद बंधुओं को किंग मेकर बोलने के पीछे जो कारण है वो यही है कि सैयद बंधुओं ने 4 मुगल शासक हैं जिनको गद्दी पर बैठाया। सैयद बंधुओं ने पहले फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया, उसके बाद रफीउद्दर्जात को गद्दी पर बैठाया,
उसके बाद रफीउद्दौला को गद्दी पर बैठाया, उसके बाद मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सैयद बंधु हैं उन्हें किंग मेकर क्यों कहा जाता है, तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहने के पीछे जो कारण है कि जो टोटल 11 शासक हुए हमारे उत्तर मुगल में, उत्तर मुगल काल में जो टोटल 11 शासक हुए हैं उनमें 4 शासक तो सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठे हैं। तो दोस्तों अपन को आपको कहीं कहीं किसी किसी किताब के अंदर ये लिखा हुआ मिलता है मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला। तो दोस्तों ये मोहम्मद शाह रंगीला यही मोहम्मद शाह है। तो अत्यधिक इसको रंगीला क्यों कहा जाता है कि अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने, प्रशासन के प्रति लापरवाह और युवतियों का शौकीन होने के कारण इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया। तो ये चीज दोस्तों हमें याद रखनी है कि अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने, प्रशासन के प्रति लापरवाह और युवतियों का शौकीन होने के कारण इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया। मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया था और इसी के काल में सैयद बंधुओं का अंत हो जाता है। इसी के काल में तुरानी दल के नेता, अब अपना आता है तीसरा दल। याद करिए, सबसे पहले मैंने आपको गुट बताए थे, 3 गुट थे। उसमें से जो सबसे आखिरी गुट था, तीसरे नंबर का गुट, वो तुरानी गुट था, उसका नेता था चिनकलीज खान। तो तिरानी दल के नेता चिनकलीज खान की सहायता से सैयद बंधुओं का अंत किया गया। दोस्तों कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सैयद बंधुओं की मृत्यु किस प्रकार की गई। तो अक्टूबर 1720 में हैदर खान ने हुसैन अली को चाकू से मारा और जब ये बात अब्दुल्ला खान को पता चली कि हुसैन अली को मार दिया गया है तो अब्दुल्ला खान ने मोहम्मद इब्राहिम नाम के व्यक्ति को शासक बनाने का असफल प्रयास किया। इसलिए नवंबर 1720 में अब्दुल्ला खान को कैद कर लिया गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। तो पहले अक्टूबर 1720 में हैदर खान ने हुसैन अली को मारा। ये बात जब अब्दुल्ला खान को पता चली तो अब्दुल्ला खान ने मोहम्मद इब्राहिम नाम के व्यक्ति को शासक बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। और ये बात जैसे ही पता चली निजामुल मुल्क या चिनकलीज खान को कि इसने भाई किसी और व्यक्ति को शासक बनाने का प्रयास कर रहा है, तो ये नवंबर 1720 में उसे कैद कर लेता है और वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके समय की मोहम्मद सैयद बंधुओं का अंत जो होता है वो मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह के काल में होता है। उसके बाद दोस्तों अपने पास आता है कि चिनकलीज खान कौन है। चिनकलीज खान जैसे अपन ने पढ़ा था दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि चिनकलीज खान जो है वो तुरानी दल का नेता है। 1722 में मोहम्मद शाह ने चिनकलीज खान को अपना वजीर नियुक्त किया, लेकिन 1724 में बादशाह के संकालू स्वभाव और दरबार में निरंतर झगड़ों तथा षड्यंत्रों से तंग आकर वजीर का पद छोड़कर ये दक्कन वापस चला गया। ये तो दक्कन का सूबेदार था जिसको 1722 में मोहम्मद शाह ने इसकी काबिलियत देख के इसे अपना वजीर नियुक्त कर दिया। लेकिन ये 1724 में परेशान हो गया बादशाह के संकालू स्वभाव से और दरबार में निरंतर झगड़े हो रहे हैं, षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं, तो उससे ये क्या हुआ, वजीर का पद छोड़कर वापस अपने दक्कन चला गया और दक्कन जाके इसने वहां पे स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। ये हम हैदराबाद राज्य के अंदर एकदम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसके राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद शाह ने इसकी स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए इसे आसफ जहां की उपाधि प्रदान की। इसके हैदराबाद राज्य को जो मुगल शासक है मोहम्मद शाह उसने मान्यता दे दी स्वतंत्र राज्य की और उसके बाद इसे आसफ जहां की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह के समय की और प्रमुख घटना है एक, इसके समय में कई सारे राज्य थे जो स्वतंत्र हो गए। सबसे पहले तो अपन यही देख रहे हैं कि चिनकलीज खान ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। इसके बाद मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की। इसी के समय में मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की। इसी के समय में सादत खान ने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की और इसी के समय बदन सिंह व चूड़ामन जाट ने स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की। तो मोहम्मद शाह के नाम में काफी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी जिसके अंदर है हैदराबाद, बंगाल, अवध और जाट राज्य। इसके काल की एक प्रमुख घटना है दोस्तों कि इसी के समय में मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1 मार्च 1737 को 500 घुड़सवारों के साथ में दिल्ली पर चढ़ाई की और ये दिल्ली पर चढ़ाई करके और ये वापस आ जाता है, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। दोस्तों ये मतलब मुगल शासन की बहुत ही शर्मनाक घटना और इतिहास के अंदर की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ये। तो मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह के काल में हमें इस घटना को याद रखना है कि मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मोहम्मद शाह के काल में 1 मार्च 1737 को मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की और ये दिल्ली पर चढ़ाई करके और वहां से वापस लौट आता है, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। तो इसी से ये पता चलता है दोस्तों कि इस समय मुगल कितने कमजोर हो चुके हैं कि एक स्वतंत्र रियासत है मराठा पेशवा, स्वतंत्र रियासत के एक शासक ने
मात्र 500 घुड़सवारों के साथ में दिल्ली पर चढ़ाई, दिल्ली पर आपको चुनौती देके वो वापस आ जाता है, लेकिन आपका उसका विरोध करने की क्षमता नहीं होती है। दूसरा दोस्तों, इसके समय की एक घटना है मुगल मराठा संधि। 17 जनवरी 1738 को मुगल सम्राट और मराठा के मध्य सिरोंज के समीप एक संधि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट ने मराठों का अधिकार नर्मदा से चंबल तक स्वीकार किया और बदले में मराठों ने मुगलों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। तो मोहम्मद शाह के काल में एक संधि हुई थी, मुगल मराठा संधि। 17 जनवरी 1738 को मुगल सम्राट और मराठों के मध्य हुई, सिरोंज के समीप ये संधि हुई, मुगल मराठा संधि। इसके इसके इस संधि के परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट ने जो मराठों का अधिकार है उसे नर्मदा से लेकर चंबल तक उसके अधिकार को स्वीकार किया। बदले में मराठों ने मुगलों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। एक दोस्तों मोहम्मद शाह के समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना, सबसे इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, यह है नादिर शाह का आक्रमण। तो मोहम्मद शाह के काल में फारस के नादिर शाह ने 1738 से 1739 के बीच में आक्रमण किया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो नादिर शाह जब चला था वहां से, तो नादिर शाह ने अपनी सेना इकट्ठी कर ली, कहां पर? करनाल में। नादिर शाह करनाल तक आ गया। अब पता है अपने को करनाल से दिल्ली की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 40-50 किलोमीटर की दूरी है। जैसे ही ये बात पता चली मोहम्मद शाह को कि भाई नादिर शाह लूटपाट करने, और नादिर शाह शासन करने नहीं आया था, लूटपाट करने आया था। तो जैसे ही ये बात मुगल शासक को पता चली कि भाई यहाँ से 40 किलोमीटर दूर नादिर शाह अपनी सेना लेके बैठ गया है, अब दिल्ली में आने में टाइम नहीं है, तो मुगल शासक ने चिनक्लीज खान, कमरुद्दीन खान, खान दौरा और शहादत खान के नेतृत्व में सेना भेजी। कहाँ पे? करनाल। 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ। मुगल सेना 3 घंटे भी नादिर शाह की सेना के सामने नहीं टिक पाई, और जो हमारी सेना का मीर बख्शी था, खाने दौरा, वो मारा गया, और जो शहादत खान था उसको नादिर शाह ने बंदी बना लिया। उसके बाद ये बात हुई कि भाई ठीक है वो लूटपाट करने के इरादे से आया है, तो उसको जो भी उसकी डिमांड है, एक ऑफर उसको देते हैं कि भाई इतना पैसा वैसा लो, तुम चले जाओ यहाँ से, ठीक है। इसके लिए शासक ने, मुगल शासक मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को नादिर शाह के पास भेजा, और निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह को 50 लाख रुपए में राजी कर लिया कि भाई हम तुम्हें 50 लाख रुपए देंगे हट जाने के तौर पर, और तुम यहाँ से अपने वापस फारस लौट जाओ। नादिर शाह राजी भी हो गया। 50 लाख नादिर शाह के लिए बहुत बड़ी रकम थी, तो नादिर शाह वापस से फारस लौटने के लिए भी राजी हो जाता है। लेकिन इसी समय शहादत खान, जो जिसको नादिर शाह ने बंदी बनाया हुआ है, वो चिनक्लिस खान से बहुत ईर्ष्या रखता है, क्योंकि चिनक्लिस खान का पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मुगल शासक के सामने। तो चिनक्लिस खान से शहादत खान बहुत ईर्ष्या रखता है, वो सोचता है ये बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है। तो शहादत खान नादिर शाह को बोलता है कि तुम दिल्ली पर हमला करो, 2 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दूंगा। अब जो आदमी 50 लाख रुपए लेकर वापस फारस लौटने के लिए तैयार है, अगर उसको 40 किलोमीटर दूर जाने पे 2 करोड़ रुपए का ऑफर मिल रहा है, तो वो तो पागल हो जाएगा, वो तो क्यों नहीं करेगा आक्रमण। तो इस तरह जब शहादत खान ने नादिर शाह को लालच दिया, तो नादिर शाह ने फिर दिल्ली पर हमला किया। नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन रहा, और उसने बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में कत्लेआम मचाया। दिल्ली से नादिर शाह ने 70 करोड़ की संपत्ति ली। कितनी? 70 करोड़ की संपत्ति। जो आदमी करनाल से 50 लाख रुपए लेकर वापस जाने को तैयार था, वो दिल्ली से 70 करोड़ की उसने संपत्ति लूटी। कोहिनूर हीरा लिया। तख्ते ताऊस, जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, जो मुगलों का राज सिंहासन है, उसको अपने कब्जे में किया। अब ये सारी चीजें लेके जब नादिर शाह लौट रहा है, तो उसने बोला कि चलो यार वो शहादत खान से भी मिल लेते हैं। भाई शहादत खान ने बोला था कि दिल्ली पर आक्रमण करो तो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा, चलो 2 करोड़ रुपए उससे भी ले लेते हैं। तो जब नादिर शाह ने शहादत खान से वो 2 करोड़ रुपए मांगे, तब उसकी पोल खुल जाती है और सब ये पता चल जाता है कि ये सारे कार्यक्रम के पीछे शहादत खान था। तो शहादत खान को बहुत आत्मग्लानि होती है, क्योंकि इतना उसने कत्लेआम मचाया हुआ होता है। शहादत खान को बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होती है, और शहादत खान अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों मोहम्मद शाह के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है ये नादिर शाह का आक्रमण।
जो कि हमें याद रखनी है। तो दोस्तों मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। नादिर शाह का आक्रमण। इसी के शासनकाल में फारस के नादिर शाह ने 1738 से 1739 के बीच में भारत पर आक्रमण किया। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह के आक्रमण को रोकने के लिए मुगल शासक ने चिनक्लिज खान, कमरुद्दीन खान, खान ए दौरा जो कि मीर बख्शी है, और शहादत खान के नेतृत्व में सेना भेजी। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में 3 घंटे में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई। खान ए दौरा मारा गया और शहादत खान को बंदी बना लिया गया। फिर भी निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए का हर्जाना देकर नादिर शाह को करनाल से ही वापस जाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन शहादत खान ने 2 करोड़ रुपए का लालच देकर उसे दिल्ली पर हमले के लिए प्रेरित किया। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमले के दौरान नादिर शाह कुल 57 दिन रहा। उसने बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की। 70 करोड़ की संपत्ति, कोहिनूर हीरा, तख्त ताऊस जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, उसको अपने कब्जे में ले लिया। जब शहादत खान से नादिर शाह ने 2 करोड़ रुपए की मांग की तो यह पोल खुल गई और शहादत खान ने आत्मग्लानि में आत्महत्या कर ली। शहादत खान चिनक्लिज खान से ईर्ष्या रखता था, इसलिए उसने नादिर शाह को यह ऑफर दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये नादिर शाह और हमारा ये छठा मुगल शासक जो है मोहम्मद शाह, वो हमारा खत्म होता है। तो इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट मुगल शासक है दोस्तों वो है अहमद शाह। अहमद शाह का जो समय है दोस्तों वो है 1748 से 1754 ईस्वी। तो अहमद शाह की जो मुख्य मुख्य बातें हमें याद रखनी है, सबसे पहले ये कि अहमद शाह कौन था। अहमद शाह मोहम्मद शाह का बेटा था, ये मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी था। अहमद शाह के समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी कि अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। तो दोस्तों जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने कुल 1748 से लेकर 1767 तक कुल भारत पर 7 बार आक्रमण किए। 7 आक्रमण जो भारत पर किए उसने, उसमें से 5 आक्रमण अहमद शाह के समय में हुए थे 1748 से 1754 के बीच में। तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय दोस्तों एक लाइन अपने को ये याद रखनी है कि अहमद शाह अब्दाली है उसका जो पहला आक्रमण है वो पंजाब के खिलाफ था और अंतिम आक्रमण सिखों के विरुद्ध था। तो अहमद शाह के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। कि अहमद शाह अब्दाली के जो कुल 7 आक्रमण हैं उनमें से 5 आक्रमण अहमद शाह के समय में हुए और इसके जो 7 आक्रमण हैं उसमें से एक आक्रमण 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध भी था। अहमद शाह अब्दाली का के बारे में हमें ये चीज याद रखनी है कि कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था और अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो अहमद शाह अब्दाली का जो पहला आक्रमण है दोस्तों वो पंजाब के विरुद्ध था और अंतिम आक्रमण सिखों के विरुद्ध था। और 7 आक्रमणों में से 5 आक्रमण अहमद शाह के काल में ही हुए थे। अहमद शाह ने जो अपना वजीर बनाया था वो गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क को बनाया था। ये गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क का नाम अपने को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि आगे जो शासक बने हैं उसके अंदर इसका महत्वपूर्ण रोल है। अहमद शाह ने अपना वजीर गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क को बनाया था। तो इस तरीके से हमारा 7वां मुगल शासक भी कंप्लीट होता है दोस्तों, अहमद शाह। इसके बाद आते हैं हम हमारे 8वें मुगल शासक पर, जो है आलमगीर द्वितीय। इसका जो समय है दोस्तों वो है 1754 से 1759 ईस्वी। तो आलमगीर द्वितीय के समय की जो महत्वपूर्ण है वो चीज कौन कौन सी है। तो जो इसके पहले अपन पढ़े थे दोस्तों अहमद शाह ने अपना वजीर बनाया गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क को। तो वजीर जो गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क है उसने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया, उसकी आंखें निकालकर उसे सलीमगढ़ की जेल में डलवा दिया और अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ में मुगल बादशाह बनाया। इसके बाद आलमगीर द्वितीय के समय जो प्रभावशाली व्यक्ति है तो ये एक तो सबसे पहले गाजी उद्दीन इमादुल के समय बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। इसका जो पुत्र है जाविता खान और इसका जो पौत्र है अब्दुल कादिर, ये 3 लोग इस समय बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, शासन में इनका बहुत ज्यादा प्रभुत्व है। अब 1759 में जो जाविता खान है जो गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क का बेटा है उसने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। ठीक है दोस्तों, तो आलमगीर द्वितीय के अंदर भी अपने को बहुत ज्यादा बातें याद रखने की नहीं है दोस्तों। सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात याद रखने की है वो ये है कि आलमगीर द्वितीय शासक कैसे बना था। तो इस समय अपने को जो सबसे ज्यादा एक नाम याद रखना है दोस्तों, और वो नाम ये याद रखना है, गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क, आलमगीर द्वितीय के समय में। और कोई बहुत महत्वपूर्ण इसके बारे में याद रखने की बात है नहीं। उसके बाद दोस्तों अपना जो नवा शासक आता है वो आता है शाह आलम द्वितीय। इसका जो समय है दोस्तों वो है 1759 से 1806 ईस्वी। शाह आलम द्वितीय के समय जो बातें अपने को याद रखनी है वो है
सबसे पहली चीज कि शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर है। इसका उपनाम, यह हमेशा राजधानी से दूर ही भ्रमण करता रहा, इसलिए इसे बिना मुकुट का बादशाह भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि बिना मुकुट का बादशाह किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो बिना मुकुट का बादशाह शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक है उसे कहा जाता है। इसके समय इसके समय में 2 युद्ध हुए हैं और एक संधि हुई है। 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं दोस्तों। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके समय हुआ? शाह आलम द्वितीय के समय हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में किसके समय हुआ? शाह आलम द्वितीय के समय हुआ। इलाहाबाद की जो संधि हुई 1765 में वो किसके काल में हुई? शाह आलम द्वितीय के काल में हुई। दोस्तों ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, जगह पे पढ़ेंगे। जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध जिसके बीच में हुआ, जहां पे हुआ, जिसके बीच में हुआ, जहां जब हम उसके बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम इसे पढ़ेंगे। जब बक्सर का युद्ध हम पढ़ेंगे तो बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ, वो हम जब उस रियासत के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इलाहाबाद की संधि उसको हम तब वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें केवल इतना सा याद रखना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि जिस मुगल शासक के समय में हुई है उसका नाम शाह आलम द्वितीय है। इतनी चीज हमें अभी यहाँ पे याद रखनी है। एक चीज दोस्तों, ये प्रश्न आता है कि कंपनी का पहला पेंशन याफ्ता मुगल शासक कौन था? मतलब ऐसा पहला शासक कौन था जिसकी जो पेंशन पर निर्भर था और कंपनी की पेंशन पर निर्भर था? तो शाह आलम द्वितीय कंपनी का प्रथम पेंशन याफ्ता मुगल शासक था। इसको 1772 में, ये इलाहाबाद की संधि जब 1765 में हुई थी, तो जब हम इलाहाबाद की थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ दोस्तों तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा कि इलाहाबाद की संधि के अंदर शाह आलम द्वितीय को पेंशन देके इलाहाबाद में बैठा दिया गया। इसको बोला अब तुम इलाहाबाद में बैठो और ये पेंशन पकड़ो और अपना घर खर्चा चलाओ, ठीक है। लेकिन 1772 में महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को फिर पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था। उसके बाद दोस्तों एक चीज कि अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार जो 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हुआ, किस मुगल शासक के काल में हुआ? शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ। 1806 में रूहेला सरदार गुलाम कादिर ने इसकी हत्या कर दी। तो शाह आलम द्वितीय के समय दोस्तों अपने को कौन कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे दोस्तों एक तो ये कि बिना मुकुट का बादशाह इसे कहा जाता है। दूसरी चीज पानीपत का तृतीय युद्ध इसके समय हुआ, बक्सर का युद्ध इसके समय हुआ, इलाहाबाद की संधि इसके। एक ये चीज कंपनी का प्रथम पेंशन याफ्ता मुगल शासक था। एक इसी के समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया था। ये चीजें अपने को इसमें याद रखनी है शाह आलम द्वितीय के समय 1759 से 1806। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये मुगल शासक कंप्लीट होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला मुगल शासक आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का जो समय है दोस्तों वो है 1806 से 1837 ईस्वी। तो सबसे पहले चीज आती है कि अकबर द्वितीय कौन था? तो शाह आलम द्वितीय का पुत्र था ये अकबर द्वितीय। उसके बाद आती है कि दोस्तों सबसे पहले शाह आलम द्वितीय के संबंध में जो अपन ने बात याद रखी थी दोस्तों, वो थी वो कंपनी का प्रथम पेंशन याफ्ता मुगल शासक था। अब अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन है? वो है अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय के समय सबसे जो महत्वपूर्ण बात अपने को याद में रखनी है वो ये याद रखनी है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन है? वो है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ी सी चीज अपने को ये याद रखनी है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी, लंदन में। इनकी मृत्यु ब्रिस्टल में लंदन में क्यों हुई थी, ये किस काम से गए थे? तो ये अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन गए थे। तो उसी दौरान राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल में। तो अकबर द्वितीय के समय जो बात अपने को याद रखनी है वो ये है कि राजा राम मोहन राय को इसने राजा की उपाधि दी थी। और अकबर द्वितीय के समय में ही 1835 में मुगलों के सिक्के ढलने बंद हो जाते हैं और 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर द्वितीय के समय जो अपने को बात याद रखनी है दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट चीज बात याद रखनी है। पहली कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला ये पहला मुगल बादशाह है। दूसरी चीज राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। तीसरी चीज जो अपने को याद रखनी है कि 1835 में मुगलों के सिक्के जब ढलने बंद हो जाते हैं तो उस समय शासक कौन है? अकबर द्वितीय है। इसके बाद दोस्तों हमारा अंतिम मुगल शासक आता है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय है दोस्तों वो है 1837 से 1857 ईस्वी और किसी किसी किताब में इसको 1862 भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय कौन है?
ये अकबर द्वितीय का उत्तराधिकारी है और अंतिम मुगल बादशाह है। अकबर द्वितीय का उत्तराधिकारी और अंतिम मुगल बादशाह। इनके समय में दिल्ली में एक प्रमुख शायर हुए थे मिर्जा गालिब। नाम तो आपने सुना ही होगा, मिर्जा गालिब। तो बात आती है कि मिर्जा गालिब किस मुगल शासक के समय हुए थे दिल्ली में? वो है बहादुर शाह द्वितीय के समय। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से, बहादुर शाह जफर इनका उपनाम था। तो बहादुर शाह द्वितीय का बहादुर शाह जफर जो नाम पड़ा था, उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से कविता लिखा करते थे। बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से कविता लिखा करते थे, इसलिए वो बहादुर शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण इन्हें 1857 में रंगून निर्वासित कर दिया गया और 1862 में यहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी किसी किताब के अंदर जो इनका समय है वो 1857 लिखा है और किसी किसी किताब में 1862 लिखा है। तो उसके पीछे कारण यही है दोस्तों कि 1857 में इन्हें रंगून भेज दिया था, तो रंगून इन्हें निर्वासित कर दिया, तो अब ये शासक तो रहे नहीं और 1862 में इनकी वहां मृत्यु हो गई। अगर अपन शासन का पीरियड देखें तो 1837 से वास्तव में 1857 ही है, लेकिन 1862 में इनकी वहां मृत्यु हो जाती है रंगून में, इसलिए किसी किसी किताब में 1862 लिखा हुआ है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों वो याद रखनी है कि जफर नाम के पीछे का कारण क्या है कि ये जफर के नाम से कविता लिखा करते थे। दूसरी चीज, इनके समय की महत्वपूर्ण घटना कि 1857 का विद्रोह हुआ था। ये दो चीजें अपने को इसके बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर के समय याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे 11 मुगल शासक कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों कभी कभी ये पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि औरंगजेब के बाद में, या तो औरंगजेब के काल में ही या औरंगजेब के बाद में इतने बड़े मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों कुछ कारण है जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कि औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो बहुत कमजोर थे। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां बहुत ज्यादा कट्टर थी। जजिया कर को जो औरंगजेब ने लगाया वो उसकी गलत नीति थी। औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी वो मेल मिलाप की नहीं थी, ये भी एक रीजन था मुगल साम्राज्य का पतन का। औरंगजेब के द्वारा बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा गया था। औरंगजेब ने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण में बिताया था। इसने अपने अधिकांश भाग, शासन के कम से कम 25 साल औरंगजेब ने दक्षिण विस्तार में दिए थे। कृषकों पर बहुत अधिक कर लगा दिया था, जिससे उनके बीच में असंतोष की भावना पनप गई थी। असंतोष की भावना ने जन्म ले लिया था। एक दूसरा ये मनसबदारी व्यवस्था जो थी उसमें बहुत कमियां थी और इनका बहुत ज्यादा मनसबदारों में बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ गया था। तो कुछ ये कारण है दोस्तों जो मैंने कई किताबों में से नोट किए हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन के ये कारण है। तो इस तरह दोस्तों ये अपने 11 जो मुगल शासक थे उसके बारे में अपन ने क्या क्या चीजें अपने को याद में रखनी है, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुगल शासकों के समय में घटित हुई है जो हमें याद रखनी है, मैंने आपको विस्तार से दोस्तों उसको समझाया है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज आप इसे लाइक करें। मैं इसके बाद दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज वाइज जैसे जैसे घटनाएं घटित हुई है उस हिसाब से मैं इसमें वीडियो डालूंगा। अगला वीडियो मेरा आएगा दोस्तों की भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स दोस्तों।